अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। मगर उससे पहले दिल की अता गहराई से माज़रत ख्वाह हूँ कि मेरा एपिसोड काफ़ी देर बाद आया है। उसकी वजह कुछ इस तरह से है कि मेरे इम्तहानात चल रहे थे, फिर इम्तहानात के फ़ौरन बाद मुहर्रम का सिलसिला जारी हो गया। तो इस तरह मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इवन जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, दिखने में भले थोड़ी सिंपल लगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ टन अमाउंट ऑफ एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट भी इसमें इनपुट करना पड़ता है। एनी हाउ, मैं आप सबकी मेल्स पढ़ रहा था कि 31 जुलाई की एक मेल मौजूद है इनबॉक्स में। जब मैंने वो खोली तो उसमें एक मुख्तसर सी कहानी और एक वीडियो मौजूद थी। अब वो वीडियो क्या है, आइए पहले वो वीडियो देखते हैं। अल्लाह मैं माफ़ करे, ये मैं उस वक्त से अभी हैं और ये बुरखे में पता नहीं कौन बैठी है। चुप कर 3:15 का टाइम हो रहा है, आपको आगे जाके थोड़ा दिखा देते हैं। तेरे यार ये ना जा यार, तुझे मैं कह रहा हूँ। मान ले हम पीछे खड़े हुए हैं, जूम करेंगे वहीं से भाग। कलमा पढ़ भाई, हाय इधर आ। ये जूम ये वीडियो क्या है, इसका सिलसिला क्या है, इसके मुतालिक हम तनकीद करेंगे वीडियो के आखिर में, और ये कि उसके साथ जो कहानी लिखी हुई थी वो क्या है। तो उससे पहले हम बढ़ते हैं हम हमारे आज का जो सेगमेंट है उसकी तरफ, जो कि है जिन स्टोरीज। आज की जो हमारी पहली कहानी है वो हम तक पहुंचाई है आमना लोधी ने। आमना लोधी का ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है। वो कहती हैं कि बचपन में हम जंग सदर में जाया करते थे अपने नाना के यहाँ। वहाँ जो इलाका था वो थोड़ा पॉश था, खामोश इलाका था। तो उनके घर वालों के साथ वाक़यात का तसलसल चलता रहता था। तो वो वाक़यात या उन वाक़यात में से एक वाक़या क्या है, आइए सुनते हैं। इंटीरियर सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। हर गर्मियों में हम नाना के यहाँ जाया करते थे, जिनकी रिहाइश जंग सदर में है। अब तो वो इलाका डेवलप्ड है, मगर जब मैं 4 बरस की थी तब वो इलाका खामोश और मुख्तसर आबादी पर मुश्तमिल था। मैं, मेरी 2 साल की बहन, छोटा भाई जो कि 3 या 4 माह का होगा गालिबन, जून जुलाई की शदीद गर्मियों का समा था और कमरे में एयर कूलर भी नहीं चल रहा था। मेरी वालिदा को रात के पहर नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। उन्होंने सोचा कि गुस्ल करने से शायद बेचैनी कम हो जाए, लिहाजा वो गुस्ल करने बाथरूम में चली गई। मेरी वालिदा बताती हैं कि दौरान गुस्ल उन्हें नाना की ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी। साथ ही मेरे छोटे भाई की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ भी गूंजने लगी। मेरी वालिदा परेशान हो गई कि अभी तो गहरी नींद में सो रहा था, पर आवाज़ें सबकी मुसलसल आने लगी। कभी मेरी मुमानी की आवाज़ में, जो मेरी वालिदा को मुखातिब करके कह रही हूँ कि बच्चा रो रहा है, तो कभी किसी और की आवाज़ में। मेरी वालिदा ने गुस्ल मुकम्मल किया और फ़ौरन से बाहर आकर देखा तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। मुमानी के कमरे में जाकर देखा तो वो भी सो रही थी। छोटे भाई को देखा तो वो भी गहरी नींद में था। शदीद खौफ में मुब्तला मेरी वालिदा ने तमाम आयात का विर्द किया और कैसे तैसे सो गई। सुबह उठी तो नाना जान से इस बात का इजहार किया तो उन्होंने बताया कि ये इलाका पौश है, मुख्तसर सी आबादी है, लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ें मामूल हैं और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लिहाजा बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं कि कहीं वो डर ना जाएं। मेरी वालिदा बताती हैं कि बचपन में उनको जिन्नात भी दिखाई दिया करते थे, ऐसे कि जिनके सर पर बड़े बड़े सींग हुआ करते थे और वो मेरी वालिदा को देखकर मुस्कुराते थे, जबकि मेरी वालिदा बेहद खौफज़दा हो जाती थी। मगर फिर वक्त के साथ साथ ये तसलसल कम होता गया। दूसरी कहानी है एहसन खान की। एहसन खान 2010 में जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ नॉर्थ जाने का प्लान किया था, मगर उस प्लान में कुछ ऐसे वाक़यात का तसलसल उनके साथ हुआ कि जो उनके लिए नाकाबिले फरामोश था। वो क्या था, आइए सुनते हैं। 2010 में बजाते स्टूडेंट मैं और मेरे हमरा चंद दोस्त जिन्होंने नॉर्थ जाने का प्लान किया। प्लान हमारा शोग्रान से सिरीपाई तक महदूद था, लिहाजा सुबह 5 बजे सफ़र का आगाज़ किया। याद रखिए कि उस वक्त हम पहली मर्तबा अपने ही दम पर सफ़र करने को निकले थे, वो भी
नॉर्थ की जानिब। मैंने अपने दीगर दोस्त अहबाब को पिक किया और हम सफ़र के लिए रवां हो गए। शुगरान पहुंचते ही हमें रात के 12 बज चुके थे, जबकि हम सुबह 5 बजे के निकले थे। होटल्स में चेक इन करने की कोशिश की, मगर बजट में कमी होने के बायस हमने ऊपरी पहाड़ी पर कैंप करना ही बेहतर समझा। और हुआ कुछ यूं कि वो रात जो हमने कैंप में गुजारी, शायद होटल में गुजारते तो इतना मज़ा ना आता। सुबह हुई तो हम सिरीपाई की जानिब हाइकिंग करते हुए निकल दिए। शुगरान से जो रास्ता सिरीपाई की तरफ हाइकिंग ट्रेल से जाता है वो व्हीकल ट्रेल से कम है। हम ऊपर की जानिब हाइक कर रहे थे। जब रास्ता 1 या आधे घंटे का रह गया था, हम सब दम तोड़ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम हो रही थी और जिस्म में सकत भी नहीं थी। किसी तरह हमने एक दूसरे को धक्कम धक्का ऊपर पहाड़ी तक पहुंचा ही दिया, और वो मंजर हमारे सफ़र का फल था। हम दीगर जंगल की जानिब गए। वो इस कदर घना था कि वहाँ सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुँचती थी। 1 घंटा हमने वहाँ आराम किया, और जब निकलने लगे तो साथ वाली पहाड़ी के करीब पहुंचकर हमें उस पार 3 नौजवान लड़कियां दिखाई दे रही थीं जो हमें अपनी तरफ बुला रही थीं। मेरे दोस्त को लगा कि शायद ये नीचे झील की खूबसूरती दिखाना चाह रही हो, क्योंकि यहाँ के मुकामी हैं तो बेहतर जानती होंगी। मेरे दोस्त के इस अहमकाना मशवरे पर हम नीचे की जानिब चल दिए। हमारे और उन 3 लड़कियों में बेहद फासला था, मगर जिस अंदाज और रफ्तार से वो नीचे उतर रही थी वो कुछ गैर मामूली दिखाई दे रहा था। बात फिर वही ज़हन में आई कि यहाँ के मकामी हैं तो शायद इसलिए इतने फुर्तीले हैं। नीचे का रास्ता कुछ यूं था कि बंदा चला तो जाए, मगर ऊपर आना नामुमकिन सा लगता था, और जिन लड़कियों की बदौलत हम नीचे उतरे थे उन्हीं से वापसी का रास्ता मालूम करने के तलबगार थे। मगर कुछ ही पल में वो लड़कियां हमारी नज़रों से ओझल हो गई। जब हम नीचे पहुंचे तो वहाँ ना तो कोई झील थी और ना ही किसी किस्म की लड़की का नामो निशान। रही बात कि वहाँ के मकामी उस जगह पर रह सकते हैं, तो माना हम बेवकूफ़ थे, मगर जिस खाई नुमा जगह में हम पहुँच चुके थे वहाँ अंधेरा गुप हर तरफ था। सर्द हवा के बावजूद अजीब सी घुटन और वहशत ज़दा माहौल था कि जैसे हम किसी ऐसी जगह पर तशरीफ़ ले आए हैं जहाँ ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। तो वहाँ मकामी क्यों रहेंगे भला? अब मामला हमें नाजुक लग रहा था। किसी तरह मेरे दोस्त ने पहाड़ी की साइड से रास्ता तलाश किया, जो कि किसी डेयरिंग शो से कम नहीं था। नीचे मज़ीद खाई थी और हम शाखों की मदद से चट्टान के साथ साथ लगे हुए चल रहे थे। मगरिब को वक्त आन पहुंचा और खुदा के बाद शुक्र अदा किया हमने उस बंदे का जिसकी जीप वहाँ खड़ी थी। हमने उससे लिफ्ट मांगी और खैरियत से वापस पहुँचे। मगर सवाल ये है कि वो 3 लड़कियाँ जिन्होंने हमें उस खाई नुमा जगह पर धोखे से बुलाया था, वो इंसान ही थीं या फिर कुछ और? ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, वो ये कि हमने अक्सर ये किस्से और वाक़यात सुने कि कोई शख्स जो इंतकाल कर गया है उसकी जो रूह है वो कुछ वजूहात के तहत ज़मीन पर भटकती रहती है। अब वो वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, मगर हमने उन वजूहात पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि इस बात पर तवज्जो देनी है कि इंसान के साथ हमज़ात होता है। इंसान की रूह कभी भटकती नहीं, वो आलम बरज़ख में मौजूद रहती है ता क़यामत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि रूहें भटकती हैं, ये सरासर गलत है। रूहें नहीं, जो एक शैतान हर इंसान के साथ मुकर्रर करता है, अगर तो वो ज़िंदा रह जाता है इंसान के मरने के बाद, तो फिर वो इंसान के रूप में ख़ुद को ज़ाहिर करता है। तो ये कहानी एक बारबेक्यू पार्टी की है। चंद दोस्तों ने इरादा किया था अपने एक गांव वाले दोस्त के यहाँ जाने का। अब वहाँ उनके साथ एक वाक़या पेश आया, आइए सुनते हैं। पिछले साल बड़ी ईद के लिए मैं और मेरे हमराह चंद और दोस्त रहने के लिए हमारे एक दोस्त के यहाँ गए थे। उसका घर गांव में वाक़ है जहाँ उसकी डेरेदारी चलती है। हमने बारबेक्यू शुरू किया और फारिग होते हमें 12 सवा 12 हो चुके थे। फिर हम लोग कमरे में तशरीफ़ लाए और गपशप लगा रहे थे। रात को मैं कॉल सुनने के लिए लाउंज में आ बैठा, और फिर मेरा सिगरेट पीने को मन किया तो मैं कमरे में वापस आकर सिगरेट लेकर वापस आया।
मैं कॉल सुनते सुनते लाउंज से बाहर सहन की तरफ आ गया। मैं अभी कॉल सुन रहा था कि मुझे मेरे पीछे से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी खातून लाउंज में बर्तन लेकर किचन को जा रही थी। मुझे लगा कोई मुलाजिमा खातून होंगी जो यहाँ रहती होंगी। मैंने नज़रअंदाज किया और अपने ध्यान में लगा रहा। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र ग्रिल के दरवाजे की तरफ पड़ी तो वो खातून वहाँ खड़े होकर मुझे देख रही थी। मेरे मुड़ने के साथ ही वो पीछे हटकर लाउंज की तरफ वापस चली गई। मुझे लगा कि शायद गांव की खातून है तो इस तरह मेरा कॉल पर रात देर तक इनको अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कॉल बंद करके वापस कमरे में चला गया जहां मेरे दोस्त सो चुके थे। सुबह उठे तो नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछाकर हम बैठे तो मुझे रात का किस्सा याद आ गया जो मैंने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कोई ज़ईफ़ खातून भी काम करती है। मैं रात को कॉल पर था तो शायद उन्हें इस बात से एतराज़ हो रहा था। एक बार तो मेरा दोस्त मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और फिर हंसकर मुझसे उसने पूछा कि डेरे पर तुम जब से आए हो कोई खातून मुलाजिमा दिखाई दी है? मैंने कहा हाँ ना, रात को देखी तो है। उसने पूछा कि उनके अलावा? मैंने कहा उनके अलावा तो सभी मर्द हैं। तो कहने लगा कि डेरे पर खातून मुलाजिमा का कोई काम नहीं, फिर चाहे ज़ईफ़ हो या जवान, यहाँ सिर्फ मर्द मुलाजिम है। ये बात सुनकर मुझे बेचैनी हुई कि ये क्या मजाक मुझसे किया जा रहा है। हमारी खूब बहस हुई इस बात पर और नतीजा यही निकला कि यहाँ ना तो कोई ज़ईफ़ मुलाजिमा काम करती है और ना ही कोई जवान। जब मैंने उस खातून का हुलिया बताया तो दोस्त सुनकर बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि जो हुलिया मैंने उस ज़ईफ़ खातून का बयान किया था वो बिल्कुल वैसा ही था जो उनके रिहायशी घर पर बूढ़ी मुलाजिमा का हुआ करता था, जिनको ये बीजी कहा करते थे और उनको गुजरे 3 साल हो चुके थे। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से अपने दोस्तों के हमरा वापस निकल गया। ये कहानी कश्मीर से जुड़ी है, एक मोहतरमा की कि जिनके साथ एक बहुत ही नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया कि जो उन्हें सारी उम्र याद रहता है। वो वाक़या क्या है, आइए सुनते हैं। अम्मा और अब्बा शादी की तकरीब में जा रहे थे। उनके हमरा हमारे पड़ोसी चचा चची और उनकी बेटी जो कि मेरी सहेली है वो भी जा रही थी। अब्बा मुझे कहने लगे कि घर का ध्यान रखना, घर कोई भी नहीं होगा। उनके जाने के बाद मैं सहन में रिसाला पढ़ रही थी। हम क्योंकि कश्मीर के रिहायशी हैं तो हमारे घर ज़्यादातर ऊंचाई और ढलान पर बने हैं। हमारा घर ढलान पर है, साथ हमारे पड़ोसियों का घर है। 4 बज रहे थे, सूरज नीचे आ रहा था और बादलों की वजह से मौसम भी खूबसूरत था कि इतने में आंधी आ गई। मैं फ़ौरन उठकर अंदर जा रही थी कि सहेली के घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी सुनाई दी। मैं फ़ौरन से चहक गई खुशी के मारे कि मेरी सहेली घर पर ही है और उसने मुझे बताया भी नहीं कि हम साथ बैठकर गपशप लगाते। मैंने ऊंची सी आवाज़ में अपनी सहेली का नाम पुकारा और कहा कि चालाक तुम घर ही हो, बताया भी नहीं। तो मुझे उसका जवाब मिला कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं दीवार पर लगी ईंटों पर चढ़ते हुए उससे मुखातिब होकर सवाल कर रही थी और वो बाकायदा मुझे जवाब दे रही थी। जब मेरी नज़र दीवार के पार उनके ज़हन में पड़ी तो मुझे मेरी सहेली का दुपट्टा और बस थोड़ा सा वजूद कमरे में जाता दिखाई दिया, जिस पर मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, रुको मैं तुम्हारी तरफ ही आ जाती हूँ। जब मैं दरवाजे से बाहर निकली तो अम्मा अब्बा चचा चची और उनकी बेटी जो मेरी सहेली थी उनको एक साथ देखकर दरवाजे के बाहर मैं चौंक गई। अब्बा पूछने लगे कि बेटा बाहर क्यों आई हो, तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो चाचा के घर जा रही हूँ सहेली से मिलने। तो मेरी सहेली जो कि मेरे सामने खड़ी थी कहने लगी मैं तो अभी तशरीफ़ लाई हूँ, तुम किससे मिलने को चल दी। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह बाकायदा मैं अपनी सहेली से मुखातिब थी और उसे मैंने खुद कमरे में जाते देखा। तो सभी बहुत हैरान हो गए। चाचा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, सभी कमरे और पीछे वाला सहन भी देखा तो घर बिल्कुल खाली था।
मैं वहीं बेहोश हो गई और जब उठी तो तबीयत बहुत बेचैन थी कि आखिर जिससे मैं मुखातिब थी और जिसको मैंने देखा था वो कौन थी। ये किस्सा हम तक वफा खान ने पहुंचाया है और वो कहती है कि ये किस्सा आज से 10 साल पहले जब वो रियाद सऊदीया में हुआ करती थी उनकी तमाम फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया था। और ये काफ़ी दिल दहला देने वाला वाक़या है क्योंकि जिन पर बीतती है वही बेहतर जानते हैं। आज से 10 साल पहले जब हम रियाद सऊदीया में हुआ करते थे वहाँ हमारी जो रिहाइश थी वो थी भी खूबसूरत और हम सेटल्ड भी थे। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पुरसुकून भी थी कि एक ईद के बाद हमारे घर के हालात जैसे पलट गए हों, वो भी बहुत बुरी तरह। ईद आने को थी, सभी बहुत खुश थे। पाकिस्तान से हमारे लिए ईद के नए कपड़े आए थे जो कि हमारी मामी ने भिजवाए थे। ईद जो कि बहुत अच्छी गुजरी और यादगार रही, मगर ईद के फ़ौरन बाद घर में सभी को खौफ सतारी रहता था। किस बात का या किस चीज़ का ये उस वक्त तक मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया, हालात बिगड़ते गए। मेरी वालिदा डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई और वालिद साहब का कारोबार बंद हो गया। सदमे से उन्हें हैज़े की शिकायत हो गई। 15 दिन गुजरे, मेरी वालिदा को घर के किसी दरवाजे में साया नुमा अक्स दिखाई दिया। उन्हें लगा कि हम बच्चों में से कोई है। जब उन्होंने हमारे कमरे में आकर देखा तो हम सब स्कूल से आकर सो चुके थे। कुछ अरसा गुजरा कि जो हुआ तब वो हम सभी के लिए खौफनाक था। हम सब लाउंज में बैठे हुए थे कि हमारी आंखों के सामने हमें मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही थी जो बाकायदा हमारे मुंह पर गिर रही थी और ऐसे जैसे कोई बाकायदा मुंह से फूंक मार के गिरा रहा हो। घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, मौसम भी साफ था, लिहाजा यूं बाहर से मिट्टी का घर में आना इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी वजह से ये मामला हमारे लिए खौफनाक था। हालात इतने ख़राब होते गए कि 12 से लेकर सुबह फजर तक छत की सीलिंग से हथौड़े बजने की आवाज़ आया करती थी। और इतनी के सोया नहीं जाता था, और अगर सो जाओ तो कान में कोई सरगोशी से हमारा नाम लेकर पुकारता था। जब एकदम हमारी आंख खुला करती तो मैट्रेस से बोझ कम होता महसूस होता, जैसे कोई हमारे सिरहाने बैठा हुआ था और अचानक उठ गया। चुनाचे वालिद साहब ने मौलाना से रब्ता किया, जिनसे हमें मालूम हुआ कि ईद पर जो कपड़े हमें भेजे गए थे उन पर सख्त काला जादू किया गया था और उसी वजह से हमारे हालात मुतासिर हुए हैं। मौलाना ने हमें 40 दिन बिला नागा फजर और मगरिब में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पीने का कहा, जो कि हमने बाकायदगी से किया, मगर जब तक हम किया करते थे पूरे घर में हथौड़े बजने की आवाज़ गूंजती थी। 40 दिन मुकम्मल हुए और 41वें दिन हमें ज़हनी सुकून मुयस्सर आया और हमने शुक्र का सांस लिया कि जिसके बाद दोबारा कभी कोई मामला पेश नहीं आया। इन मोहतरमा ने अपना नाम बताने से इनकार किया है। ये कहती हैं कि आज से काफ़ी अर्सा पहले जब उनकी खाला की शादी नहीं हुई थी, उनकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल थी, तो उनके तमाम घर वालों को किसी शादी की तकरीब में जाना था। तो घर में वो अकेली थी, तो उन्हें ख्वाब आया था और वो ख्वाब हकीकत से जुड़ गया था कि जो बहुत ही खौफनाक था। वो ख्वाब क्या था, वो वाक़या क्या था, आइए सुनते हैं। बहुत अरसे पहले का ये वाक़या है जो मेरी खाला से मुंसलिक है। उनकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल थी। तब हमारे यहाँ एक रिश्तेदार की शादी का त्यौहार चल रहा था और उसमें शिरकत करने के लिए सभी को जाना था, मगर मेरी खाला नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके इम्तहानात हो रहे थे जिसकी उनको तैयारी करनी थी। लिहाजा नाना जी ने उनको हिदायत की कि अंदर के तमाम दरवाजे और मेन दरवाज़ा बाहर वाला उसे भी अंदर से बंद रखना। जिस कमरे में मेरी खाला पढ़ाई कर रही थी उसको 3 दरवाजे लगते थे। एक जो मेन दरवाजे की तरफ खुलता था, दूसरा घर के अंदर की जानिब खुलता था और तीसरा जो कि लोहे का दरवाज़ा था, वो छत की सीढ़ियों की तरफ जाता था। मगर उसे आखिरी मर्तबा
5-6 साल पहले खोला गया था, जिसकी वजह से वो अब नहीं खुलता था। हत्ता के जोर आजमाई भी की जाए तो वो टस से मस ना होता। खाला ने नाना की हिदायत पर अमल करते हुए बाहर का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसे ताला लगाया। अंदर से जो दीगर दरवाजे थे उन्हें भी तसल्ली से कुंडियाँ लगाई और मेन दरवाजे की चाबियाँ अपने सिरहाने के नीचे रख दी। रात को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वो सो गई। सोने के बाद उन्हें एक ख्वाब आया जो कि बेहद खौफनाक था। वो देखती हैं कि लोहे के दरवाजे से 3 लंबे कद की औरतें जिनके सर पर बाल नहीं। तीनों की गंज थी जिसकी वजह से वो बेहद खौफनाक लग रही थी। कमरे में दाखिल होती हैं और सरहाने से चाबी निकालकर मेन दरवाजे से निकल जाती है। खौफ से खाला की आंख खुलती है तो जो मंजर उनके सामने था उसने उनको खुद को संभालने का मौका भी नहीं दिया। लोहे का दरवाजा जो कि अरसाए दराज से बंद था वो खुला हुआ था। तकिया अपनी जगह से खिसका हुआ था, चाबियां जमीन पर पड़ी थी और बाहर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। वो भाग कर गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और घर से दूसरा ताला दरियाफ्त किया और वो लोहे के दरवाजे को बंद करके लगा दिया। 2 घंटे तक लगातार खाला बेहद बेचैन रही, मगर जूं जूं फजर का वक्त करीब आता गया उनकी बेचैनी कम होती गई और इसी में उनकी आंख लग गई। सुबह उठने पर सबसे पहले उन्होंने अपने घर वालों को ये किस्सा तमाम किया, जिसके बाद घर में बाकायदा कुरान खानी कराई गई और फिर दोबारा वहाँ कुछ नहीं हुआ। अहमद ख़ान इनका नाम है और इनके साथ ये वाक़या तब पेश आया जब इनका नया मकान बन रहा था। तो कुछ अरसे के लिए इन्हें कहीं पे शिफ्ट होना था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना किसी फ़्लैट में शिफ्ट हुआ जाए सारी फैमिली के हमरा। मगर वो नहीं जानते थे कि वो फ्लैट पुरअसरार है। वहाँ उनके साथ किस किस्म के वाक़यात का तसलसल पेश आता रहा, आइए सुनते हैं। 2016 में हम अपने पुराने घर को गिराकर उस पर नया मकान तामीर करवा रहे थे और उस दौरान हमें कहीं और शिफ्ट होना था। हमें एक फ़्लैट मिला जहाँ 1 गैलरी और 3 कमरे थे। फ्लैट था भी अच्छा। कुछ ही दिन बाद हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अगले रोज़ जब सुबह उठे तो तमाम घर पानी में डूबा हुआ था। मालूम हुआ कि घर की पाइपलाइन लीक हो गई थी, जिसकी हमने बहरहाल मुरम्मत करवा ली। फ्लैट की बैठक दरवाजे के साथ थी। वहाँ मेरी 2 बहनें और मैं सोया करता था। एक रात बकौल मेरी बहन के किसी पहर उसकी आंख खुली तो दीवार पर जो कि उसके सामने थी, वो कहती है कि वहाँ उसे एक अजीब सा साया दीवार पर पड़ता नज़र आ रहा था। उसने कोशिश की समझने की कि कहाँ से पड़ रहा है, मगर अजीब बात यह थी कि वो साया दीवार पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। बहन को जूं ही खौफ तारी होने लगा, वो साया झट से उसके ऊपर आके उसके साथ लपक गया। उसके दोनों हाथ, पैर और मुंह को जकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। उसने अपनी उंगली से दूसरी बहन को उठाना चाहा तो वो बताती है कि उसकी उंगली को भी उस साए ने अपने काबू में कर लिया था। जब बहन ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी तो तब जाकर उसकी जान छूटी। बहन बेहद खौफज़दा हो चुकी थी और उसकी हालत भी बेहद गैर थी। उस वक्त उसने हमें उठाया, इस वाक़े से आगाह किया तो हमने उसे संभाला और तसल्ली दी। उसके ठीक अगले ही दिन हमने देखा कि हमारी पालतू बिल्ली बेहद परेशान और सहमी हुई है। मेरी बहन के बकौल की बिल्ली उसी कमरे में मौजूद थी और देख रही थी जब मेरे साथ वो वाक़या पेश आ रहा था। चुनाचे कुछ दिन बाद दोपहर में हमारी बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। फिर हमने उस कमरे में जहाँ से वाक़यात का तसलसल शुरू हुआ वहाँ लोहे कुरानी दीवार पर लगा दी। वापस जब उस कमरे में आकर देखा तो लोहे कुरानी दीवार से उतरकर ज़मीन पर पड़ी हुई थी।
हम बार बार लगाते वो लगातार उतर जाती। फिर एक दिन जब वो उतरी तो उस पर क्रॉस यानी एक्स का निशान डला हुआ था। आखिरकार हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। तो बात करते हैं अब हम उस वीडियो की कि जो हम तक पहुंचाई गई है। ये वीडियो एक फेक ईमेल थ्रेड से पहुंची है मुझे, और जाहिर होता है कि फ़ेक इस तरह से क्योंकि मैंने ये वीडियो देखने के बाद उन्हें एक रिप्लाई बैक किया था। तकरीबन महीने से ऊपर का टाइम हो गया, मुझे अभी तक उस ईमेल थ्रेड का रिप्लाई बैक का भी रिप्लाई नहीं मिला। ना नाम मेंशन है, ना ही किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन है, और जो कहानी लिखी है वो भी काफ़ी स्टूपिड सी है कि 3 दोस्त हैं, या एक हफ़्ते पहले का वाक़या है। तीनों दोस्त रात के 3 बजे वॉक करने गए हैं। रात के 3 बजे कौन वॉक करता है? और जिस तरह से इन्होंने वाक़या लिखा है, इतना अरसा तो हो गया मुझे वाक़यात को नरेट करते करते कि पता चल जाता है कि बच्चा लिख रहा है या फिर कोई अक्लमंद इंसान लिख रहा है। तो चंद टीनेजर्स की ये शरारत थी जो कि काफ़ी नाकाम हो गई। अगर आप ये देख रहे हैं तो जो वीडियो आपने बनाई है उस एफ़र्ट के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये था हमारा आज का एपिसोड 20 जिन स्टोरीज़ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। Don't forget to share it with your friends and family. And if you're new to the channel, welcome to the Jinn family. दिल से आपका स्वागत है अगर आप इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, नमाज और कुरान को लाजमी तरजीह दीजिए। अल्लाह ने के बाद।